नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में। तो मैं आपके डिमांड पर लेकर के आ गया हूं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेसन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन है जो आपको नोट्स के लायक है, आपको पढ़ने लायक है, आपके परीक्षा के लायक है। तो चलिए इसको समझाते हैं और पढ़ते हैं। पहला देखेंगे कि जनन किसे कहते हैं, है ना। जनन है कि जनन किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से छोटे जीव को जन्म देता है। यानी कि जनन में अपने समान जब छोटा से छोटा जीव का संतति का उत्पत्ति होता है तब उसे हम लोग जनन कहते हैं, ठीक ना। फिर देखेंगे कि जनन एक स्पीसीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। यानी कि एक स्पीसीज से अगला पीढ़ी में भी उसी प्रकार से भी जनन क्रिया होते रहता है, ठीक। जनन कई प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक। तो अगर आप इतना भी लिखिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको भी आई मारिए। एक पुंजक या क्लोन, एक पुंजक या क्लोन किसे कहते हैं। दूसरा सवाल इसी को आपको घुमा के आ सकता है कि अलैंगिक जनन में लिख लीजिएगा, अलैंगिक जनन में, ठीक ना, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्लोन कैसे बनता है या क्लोन किसे कहते हैं, ठीक। तो 2 प्रकार से आपको हो गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति, अलैंगिक जनन के द्वारा जो प्राप्त होता है संतति आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं, ठीक ना। समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। उसके बाद इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। क्लोन का अर्थ होता है एक जैसा दिखने वाला, यानी कि जुड़वा, है ना। जुड़वा जैसे हम लोग में होता है मनुष्य में, उसी प्रकार से यह अलैंगिक रूप से जब जनन होता है तो पौधा में, अमीबा में, मुकुलन में, ईस्ट में अलग अलग प्रकार जब क्रिया होता है तो उसमें एक जैसा संतति ही समान रूप से उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं एक पुंजक, ठीक। समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कायिक जनन या प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो कायिक जनन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है, क्योंकि किसी प्रकार, है ना, क्योंकि किसी प्रकार के गैमेट नहीं बनते हैं। कायिक जनन में किसी प्रकार का गैमेट नहीं बनता है, यह एक ही जनक के पौधे से नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक ना। पौधों में कायिक प्रवर्धन कई प्रकार से होता है, जैसे प्रकंद के द्वारा, कंद के द्वारा, बल्ब के द्वारा, ऊपरी भूस्तरिका के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का आतंक, बड़े ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, या जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव भी यहाँ हो गया कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो मारेंगे किस पर, किस पर, जलकुंभी पर। शायद आप लोग देखे होंगे कि तालाब में हरा हरा रंग का पूरा भरा हुआ होता है, वही होता है। तो देखेंगे कि अब पढ़िए इसको। जलकुंभी जो है एक जलीय पौधा है। जलकुंभी क्या है, एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्तरिका द्वारा होता है, यानी जमीन के पानी में जब उसका जड़ जो होता है उसी के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, ठीक ना। फिर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कम समय में ही जलकुंभी पूरे जलाशय पर फैल जाता है, ठीक ना। जलाशय को
पूर्ण रूप से ढक जाने के कारण, जलाशय को पूर्ण रूप से ढक जाने के कारण अन्य जलीय जीव जंतु उग नहीं पाते हैं और मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है। क्योंकि जब जलीय जीव जंतु कुछ उगेगा नहीं, पूरा ढक गया, तो मछली क्या होगा, मर जाएगा सब, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होगा। तो इसलिए जलकुंभी को महाविपत्ति, है ना, क्या कहते हैं, महाविपत्ति या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, लिख लिए आप लोग। चलिए, बहुत सुंदर। ठीक, इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF बना के हम दें, तो आपको मैसेज करना होगा सिर्फ व्हाट्सएप 8540839876। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक ना, आपको फिर PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मध चक्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे कि नॉन प्राइमेट, है ना, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं। जैसे में गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़, यह इन सभी में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि यह चक्र प्रजनन काल में होता है। जब प्रजनन काल चलता है उस दौरान मध चक्र चलता है, जिसमें एस्ट्रोजन, याद रखिएगा, जिसमें क्या चीज़, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक ना, किसका, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसके कारण मादा के विभिन्न सहायक प्रजनन अंग, गर्भाशय, अंडनालिका आदि बदलाव आने लगते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं मध चक्र। यह ऑब्जेक्टिव भी आता है, पूछेगा कि मध चक्र किस में पाया जाता है। ठीक ना, मध चक्र किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़ इत्यादि इत्यादि रहेगा। उसको समझ के आप लोग को मार देना है। ठीक, फिर अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? कभी कभी आपको एग्जाम में आता है कि मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर, है ना, मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर भी आता है। तो पहले मध चक्र हम लोग देख लिए, अब देखते हैं ऋतुस्राव चक्र क्या है। तो ऋतुस्राव चक्र किसको कहेंगे? तो है कि ऋतुस्राव चक्र जो है प्रायः सभी प्राइमेट, वो मध चक्र किस में होता है? नॉन प्राइमेट। ये किस में होता है? प्राइमेट स्तनधारी में, प्राइमेट स्तनधारी मादा में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में, बंदर में, गोरिल्ला में, इन सभी में पाया जाता है। इसके बारे में देखेंगे और थोड़ा सा कि यह मादा में 13 से 14, ध्यान रखिएगा, 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और 40 से 45 साल तक, 50 साल तक के आयु तक प्रतिमाह होता है। लेकिन अब 13 से 14 की जगह 11 से भी प्रारंभ हो जाता है। तो कई किताब में आपको 11 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है। ठीक ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा 13 से 14 और अंतिम होता है कब? 40-45 साल में हो जाता है। ठीक, यह चक्र 28 से 30 दिनों तक पूरा होता है और इस चक्र के 13वें या 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु विमुक्त होते हैं। इसके अंत में रक्तस्राव होने लगता है। तो इसको हम लोग कहेंगे ऋतुस्राव चक्र। किस में होता है? तो मनुष्य में, बंदर में और गोरिल्ला में। ठीक है, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, अनिषेक जनन, है ना, इम्पोर्टेंट है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो कुछ प्राणियों में बिना निषेचन के, ठीक ना, अभी निषेचन किसे कहते हैं जो नहीं बताएं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बिना निषेचन के, यानी निषेचन बिना किए हुए ही जब क्रिया संपन्न हुए नए जीव का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। मधुमक्खी में, रेटिफोर्स, कुछ छिपकली में भी होता है। तो यह हो गया आपका अनिषेक जनन। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। आपको जो है बता दूं कि
मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 50 या 60 क्वेश्चन लघु उत्तरीय, जिससे आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत सारा लड़ जाएगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि बाह्य तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। यह 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको एक ही में बदल दिए। तो बाह्य पहले पढ़ेंगे कि बाह्य निषेचन किसको कहेंगे, ठीक ना। तो निषेचन के क्रिया जब शरीर के बाहर होता है, निषेचन के क्रिया जब शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में शैवाल में, मछली में, मेढक में, है ना, देखते होंगे बाहर में होता है, मछली जल में होता है, मेढक के पीठ पर देखो बूंद बूंद लगा हुआ रहता है ना, देखेंगे आप लोग। तो जिसमें बाहरी रूप से होगा उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। दूसरा देखेंगे कि आंतरिक निषेचन, जब युग्मक संलयन जीव के अंदर होता है, शरीर के अंदर जब होता है तब उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। किस में होगा बाबू, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में, ठीक ना। तो यह आपका हो गया 8 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जो कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए आए हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच सबसे ज़रूरी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।